दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई दर्जी बादशाह अकबर से आकर कहे, जहां पनाह मैं आपको ऐसे कपड़े पहनाऊंगा जिन्हें कोई देख ही नहीं पाएगा, अदृश्य कपड़े, तो दरबार में क्या हंगामा मचेगा। अकबर सोच में पड़ जाएं, दरबारी एक दूसरे को ताकने लगे और पूरा साम्राज्य सवाल करने लगे, बादशाह कपड़े पहनेंगे भी या सिर्फ दिखावा होगा। लेकिन जहां ऐसे उलझे सवाल हो, वहां बीरबल का दिमाग चमक उठता है और फिर जो मजाक, हंसी और तर्क का खेल शुरू होता है, वो आपको हंसते हंसते सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक दर्जी ने कहा, मैं बादशाह को अदृश्य कपड़े पहनाऊंगा। ये कहानी आपको सिर्फ गुदगुदाएगी नहीं, बल्कि समाज का एक आईना भी दिखाएगी। तो तैयार हो जाइए। दरबार का मौसम हमेशा की तरह न सिर्फ गंभीर था, बल्कि थोड़ा थोड़ा नाटकीय भी। अकबर की आदत थी कि वे रोज किसी न किसी अजीबोगरीब दरख्वास्त को सुनकर दरबारियों की परीक्षा लेते। कभी कोई मूर्ख व्यापारी आता, कभी कोई चालाक संत। लेकिन उस दिन जो शख्स आया, उसने ऐसा दावा कर दिया कि पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वो शख्स एक पतला दुबला दर्जी था, हाथ में सुई धागे का डिब्बा, आंखों में चालाक चमक। उसने सलाम ठोकी और बोला, जहां पनाह मैं आपको ऐसे कपड़े पहनाऊंगा जिन्हें कोई आंख देख ही नहीं पाएगी। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक मंत्री ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या हुजूर नंगे ही दरबार में खड़े होंगे। कुछ दरबारी हंसते हंसते दाएं बाएं लुढ़क गए। अकबर भी मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में शरारत की झलक थी। दर्जी, ये कैसी अजीबोगरीब बात करता है तू। अदृश्य कपड़े, कोई कपड़ा अदृश्य कैसे हो सकता है। दर्जी सीना तानकर बोला, जहां पनाह यह मामूली कपड़ा नहीं होगा। यह कपड़ा केवल वही देख पाएगा जो बुद्धिमान और सच्चा होगा। जो मूर्ख या झूठा होगा, उसे यह कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। अब दरबार एकदम शांत हो गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कौन मूर्ख कहलवाना चाहता था, कौन झूठा साबित होना चाहता था। अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे साम्राज्य में कितने दरबारी सचमुच ईमानदार और बुद्धिमान हैं, यह आसानी से पता चल जाएगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है दर्जी, तुझे मौका दिया जाता है। तू कल से काम शुरू कर। बात खत्म होते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दरबारी ने दूसरे से कहा, भाई ये तो मुसीबत है। अगर कपड़ा हमें न दिखा तो बादशाह हमें मूर्ख समझेंगे। दूसरा बोला, और अगर हम झूठ बोल दें कि कपड़ा दिख रहा है तो झूठे कहलाएंगे। तीसरा दरबारी बुदबुदाया, ये दर्जी कहीं बड़ा चालबाज तो नहीं। सिर्फ बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। दर्जी को महल में एक शानदार कमरा दे दिया गया। उसे रेशम, सोना, चांदी सब उपलब्ध कराया गया। पर असल में वो किसी कपड़े पर सुई नहीं चला रहा था। कमरे में घंटों बैठा धागा हवा में घुमाता और बाहर आकर घोषणा करता, जहां पनाह अदृश्य कपड़े की पहली बुनाई पूरी हो गई है। हर शाम वो दरबारियों को बुलाता और कहता, आइए हुजूर, देखिए ये बुनाई कैसी लग रही है। दरबारी अंदर आते, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। अब दुविधा यह थी कि अगर वे सच बोलते तो मूर्ख या झूठे कहलाते। तो सब एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते और कहते, वाह क्या अद्भुत कपड़ा है, सचमुच बेमिसाल। कई हफ्तों बाद दर्जी ने ऐलान किया, जहां पनाह आपका शाही जोड़ा तैयार है। अब आप दरबार में इसे पहनकर ताजपोशी जैसी शोभा पाएंगे। अकबर ने जोड़ा देखने की इच्छा जताई।
दर्जी ने हवा में हाथ घुमाते हुए कहा, लीजिए हुजूर, ये रही आपकी शाही पोशाक। अकबर की आंखें चौड़ी हुई। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरबारियों की तरफ देखा तो सब प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने कहा, वाह, सोने की कढ़ाई तो जैसे बोल रही है। दूसरा बोला, मोतियों का काम तो दिल चुरा ले रहा है। अकबर को झटका लगा, क्या मुझे ही कपड़ा नहीं दिख रहा? क्या मैं मूर्ख हूं? इस सवाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल खामोश खड़े थे, मुस्कुरा भी नहीं रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें ये कपड़ा कैसा लग रहा है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, कपड़ा तो उतना ही अच्छा है जितना दर्जी का दिमाग। अकबर को जवाब तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया। दर्जी ने प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, क्यों न इस अदृश्य पोशाक को पूरे नगर को दिखाया जाए, ताकि सब जान लें कि आपके राज्य में झूठ और मूर्खता की कोई जगह नहीं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया, कल मैं इस पोशाक में नगर भ्रमण करूंगा। अगले दिन अकबर ने अदृश्य कपड़े पहन लिए। दरअसल वो वस्त्रहीन थे, केवल आभूषण और मुकुट पहने हुए। दर्जी ने नाटकीय अंदाज में कपड़े पहनाने का अभिनय किया। अकबर हाथ हिलाते, सीना तानकर नगर में निकले। लोग रास्ते में खड़े थे। उन्हें देखकर लोग हैरान हुए, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब सोचते, अगर मैंने कह दिया कि कपड़ा नहीं दिख रहा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। इसलिए सब चिल्लाने लगे, वाह, क्या शाही पोशाक है! जहां पनाह की शान ही निराली है। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन हंसी अंदर ही अंदर दब रही थी। अचानक भीड़ में से एक मासूम बच्चे ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, बादशाह तो नंगे हैं। पूरा नगर सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी, सचमुच कपड़े तो हैं ही नहीं। ये तो दर्जी ने सबको मूर्ख बनाया। अकबर का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत महल लौटे। अकबर गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने दर्जी को बुलाकर कहा, दुष्ट, तूने हमें मूर्ख बनाया। दर्जी डरते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने तो वही किया जो कहा था। कपड़ा तो बुद्धिमान और सच्चे लोग ही देख सकते थे। अगर किसी को नहीं दिखा तो इसमें मेरी क्या गलती? दरबार खामोश था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बीरबल आगे बढ़े, जहां पनाह, क्या मैं दर्जी से एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने इशारा किया। बीरबल बोले, दर्जी मियां, बताइए, अगर ये कपड़ा सचमुच इतना अद्भुत है तो आपने खुद इसे क्यों नहीं पहना? क्यों न हम देखें कि दर्जी पर यह अदृश्य कपड़ा कैसा लगता है। दर्जी पसीना पसीना हो गया। हुजूर, मैं तो दर्जी हूं, मेरा काम दूसरों को पहनाना है। बीरबल हंसकर बोले, नहीं नहीं, अगर कपड़ा मूर्खों और झूठों को नहीं दिखता तो आप पर पहनाने से साबित हो जाएगा कि दरबार में कौन झूठा है और कौन बुद्धिमान। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, हाँ, दर्जी को तुरंत ये अदृश्य कपड़े पहनाए जाए। सच्चाई का पर्दाफाश। दर्जी भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया और तब सच्चाई सबके सामने आ गई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये दर्जी लोगों की कमजोरी पर खेल रहा था। हर कोई मूर्ख कहलाने से डरता है, हर कोई झूठा साबित होने से बचना चाहता है। इसी डर का फायदा उठाकर इसने सबको धोखा दिया। अकबर ने गुस्से से दर्जी को दंड देने का आदेश दिया, मगर बीरबल ने कहा,
जहां पनाह इसे सजा जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही पूरा नगर ये सबक भी सीखे कि बिना सोचे समझे भीड़ का अनुसरण करना मूर्खता है। दर्जी को राज्य से निकाल दिया गया और अकबर ने ऐलान किया, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी बात खुलकर कहेगा। अगर बादशाह भी नंगे हों तो सच बोलने से न डरे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह कपड़े चाहे अदृश्य हो या दिखाई देने वाले, सच्चाई को छुपाना कभी मुमकिन नहीं। झूठ के धागे जल्दी टूट जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में अक्सर लोग भीड़ के साथ बह जाते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही है जो बिना डर के सच बोल दे। अगली नई कहानी। 3 दरबारियों ने मिलकर बीरबल को धोखा देने की कोशिश की। दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। संगमरमर की फर्श पर सूरज की किरणें पड़कर चमक रही थीं और सोने के झाड़फानूसों की रोशनी उस चमक को और दोगुना कर रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही मिश्रित भाव, गंभीरता भी और शरारत भी। उनके इर्द गिर्द दरबारी बैठे थे, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई गहरी सोच में डूबा था। मगर उस दिन 3 दरबारियों की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, शरारत और चालाकी की। ये 3 दरबारी जो अक्सर बीरबल की अक्लमंदी से जलते रहते थे, आज आपस में मिले और सोचा कि क्यों न इस बार बीरबल को मात दी जाए। वो अक्सर अकबर की हर मुश्किल का हल निकाल देता था और उसका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता था कि बाकी दरबारियों की छाया भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। उनमें से एक बोला, भाइयों, अगर हम तीनों मिल जाएं तो बीरबल को मूर्ख बना सकते हैं। अकेले में कोई कोशिश करे तो वो बच निकलता है, मगर 3 तरफ से एक साथ चाल चली जाए तो शायद वो भी फंस जाए। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर चाल कैसी होनी चाहिए? तीसरा दरबारी जो सबसे ज्यादा चालाक माना जाता था, बोला, हम सब मिलकर एक ही झूठ रचेंगे और उस झूठ को इस तरह पेश करेंगे कि सच लगे। अगर 3 दरबारी एक ही बात कहेंगे तो बादशाह भी मान लेंगे कि बीरबल गलत है, और अगर बीरबल ने विरोध किया तो वो अकेला पड़ जाएगा। बाकी दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में जब अकबर बैठे, तीनों दरबारी आगे आए और सलाम ठोककर बोले, जहां पनाह, हम आपके सामने एक अजीब बात पेश करना चाहते हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, कहो, क्या बात है? पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमने बीरबल को कल रात दरबार के बाग में एक अनजान आदमी से मिलते देखा। वो उसे कुछ सोने के सिक्के दे रहा था। अकबर की भौहें तन गईं। दूसरे ने तुरंत बात पकड़ी, जी हां हुजूर, मैंने भी अपनी आंखों से देखा। बीरबल ने उन सिक्कों को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। तीसरे ने और रंग चढ़ाते हुए कहा, हुजूर, इतना ही नहीं, मैंने साफ साफ सुना कि वो अनजान आदमी कह रहा था, ये सिक्के उस राज को छुपाने की कीमत हैं, और बीरबल ने हामी भी भरी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल की ओर सबकी नजरें उठीं। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये कैसी बातें सुन रहे हैं हम? क्या तू रिश्वत लेता है? बीरबल शांत भाव से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। जहां पनाह, जो दरबारी आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। मैंने न तो किसी से सिक्के लिए न किसी राज को छुपाया। दरबारियों ने जोर से कहा, झूठ? अगर 3 दरबारियों ने एक ही बात देखी और सुनी है तो क्या ये सब झूठे हैं? अब मामला गंभीर था। अकबर सोच में पड़ गए। अगर 3 दरबारियों ने एक जैसी गवाही दी है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मगर बीरबल की ईमानदारी पर अकबर को गहरा भरोसा भी था।
अकबर ने कहा, बीरबल, हमें सच्चाई चाहिए। अगर तू निर्दोष है तो सबूत पेश कर। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी झूठ को खुद ही अपनी गर्दन फंसानी पड़ती है। अगर इजाजत हो तो मैं कल दरबार में इन तीनों दरबारियों की सच्चाई सामने रख दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने योजना बनाई। उसने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसे पानी से भरवा दिया। फिर तीनों दरबारियों को बुलाकर कहा, आप तीनों कहते हैं कि मैंने किसी अजनबी से सोने के सिक्के लिए। अब मैं एक परीक्षा लूंगा। इस बर्तन में सच और झूठ का पानी है। जो सच बोलेगा पानी उसे नुकसान नहीं करेगा, मगर जो झूठा होगा उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। दरबारियों ने सोचा, ये तो बस डराने की चाल है। पानी भला चेहरे का क्या बिगाड़ेगा? पहले दरबारी ने हाथ धोया और चेहरा छुआ। चेहरे पर कुछ न हुआ। भीड़ बुदबुदाई। फिर दूसरे ने किया, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे ने भी हाथ लगाया और कुछ नहीं हुआ। दरबारियों ने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर देखिए, हम सच कह रहे थे, बीरबल ने झूठ बोला है। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, अब मेरी बारी है। बीरबल ने पानी से चेहरा धोया। अचानक पानी की सतह पर चमकदार सोने जैसे रंग की झिलमिलाहट दिखाई दी। लोग दंग रह गए। बीरबल ने कहा, यह रंग इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई मेरे साथ है। झूठ कभी चमकता नहीं, मगर सच हमेशा उजाला बिखेरता है। फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली परीक्षा अब होगी। इन तीनों दरबारियों से पूछिए कि उस अनजान आदमी का चेहरा कैसा था जिसने मुझे सिक्के दिए। अकबर ने आदेश दिया। पहले दरबारी ने कहा, उसकी दाढ़ी लंबी थी। दूसरे ने कहा, नहीं, उसकी तो मूछें बड़ी बड़ी थीं। तीसरे ने कहा, नहीं हुजूर, उसका तो चेहरा ही बिल्कुल बिना दाढ़ी मूछ का था। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर सच होता तो तीनों एक जैसी बात कहते। झूठ की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। हर आदमी अलग अलग रंग चढ़ाता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि दिमाग की धार तलवार से भी तेज होती है। उन्होंने उन तीनों दरबारियों को दंड दिया और ऐलान किया, जो भी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, असल में खुद अपनी इज्जत खोएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, मगर मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब नहीं हुई। कहानी यहीं पूरी हुई, मगर दरबार में सबक छोड़ गई। झूठ चाहे 3 हो या 13, सच अकेला ही उन्हें मात दे देता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जुलाहा जिसने कहा, मेरे करघे से निकलने वाला धागा झूठ पकड़ लेता है। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार, जहां अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठते थे, हमेशा की तरह उस दिन भी सज-धज कर चमक रहा था। दरबारियों की पंक्तियां लगी थीं, किसी के चेहरे पर गंभीरता, किसी पर चापलूसी और किसी पर खामोशी का नकाब। अकबर की आदत थी कि वे अजबगजब लोगों की फरियाद सुनते और दरबार को विचार और हंसी का मंच बना देते। मगर उस दिन दरबार में जो शख्स आया, उसने ऐसा दावा कर दिया कि सभी हैरत में पड़ गए। वो आदमी लंबा चौड़ा, सांवला सा जुलाहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। हाथ जोड़कर सलाम ठोकते हुए बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण जुलाहा हूं, मगर मेरा करघा साधारण नहीं। उससे जो धागा निकलता है वह झूठ पकड़ लेता है।
अगर कोई झूठ बोले और उस धागे को छुए तो धागा उलझकर टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई सच बोले तो धागा और भी मजबूत होकर चमक उठेगा। दरबारियों ने पहले तो एक दूसरे को देखा, फिर हंसी दबा ली। कुछ तो ठठाकर हंस भी पड़े। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये आदमी हमें मूर्ख समझ रहा है। धागा भी कभी झूठ पकड़ सकता है। दूसरा बोला, अगर ऐसा होता तो हमारे पूरे राज्य की अदालतें खाली हो जाती। बस धागा पकड़ो और सच झूठ का फैसला हो जाए। मगर अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने उस जुलाहे से कहा, तेरी बात अजीब है, मगर अगर सच है तो राज्य के लिए बड़ी नेमत होगी। क्या तू हमें इसका सबूत दे सकता है? जुलाहा आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह क्यों नहीं। मैं अपना करघा यहीं दरबार में लगा दूंगा और आप जिसे चाहें उसकी परीक्षा करा सकते हैं। करघे का तमाशा। अगले दिन जुलाहा अपना बड़ा करघा लेकर दरबार में पहुंचा। लकड़ी की खटखटाहट और ताना बाना मिलाते हुए उसने धागा निकालना शुरू किया। धागा चमकदार और मुलायम लग रहा था। जुलाहा बोला, हुजूर, जो भी झूठ बोलेगा इस धागे के संपर्क में आते ही यह उलझ जाएगा, और सच बोलने वाला इसे छुएगा तो यह और मजबूत हो जाएगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखना भाई, अब मजा आएगा। अगर धागा सच में झूठ पकड़ ले तो कितनों की पोल खुलेगी। अकबर ने उत्साह से कहा, ठीक है, पहले मैं ही इसकी परीक्षा करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अकबर हूं, इस साम्राज्य का बादशाह। क्या यह सच है या झूठ? अकबर ने धागे को छुआ। धागा और चमकने लगा। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। फिर एक मंत्री से कहा गया, तू कह, तेरे पास कितने रुपए हैं? मंत्री ने डरते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। धागे को छूते ही वह उलझकर टूट गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर गरजे, झूठ बोलता है, तेरे पास जरूर इससे ज्यादा होगा। मंत्री पसीना पसीना होकर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, माफ कीजिए, सचमुच मेरे पास 300 सिक्के हैं। अब धागे ने चमकना शुरू कर दिया। पूरा दरबार अवाक रह गया। बीरबल की शंका। सभी दरबारी जुलाहे की वाहवाही करने लगे, मगर बीरबल चुप थे। वो धागे को ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तेरा क्या कहना है? ये जुलाहा तो सचमुच कमाल का हुनर लाया है। बीरबल ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, चमत्कार से ज्यादा मुझे चालाकी की बू आ रही है। झूठ पकड़ने वाला धागा अगर इतना आसान होता तो इंसानों की समझदारी की कोई कीमत ही न रहती। अकबर बोले, मतलब तू कहता है कि ये धोखा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरी राय में हमें इसे और परखना चाहिए। जुलाहे का घमंड। जुलाहा बीरबल की ओर देख मुस्कुराया। वजीर आजम साहब, लगता है आपको मेरी कला पर शक है। चलिए, आप ही परीक्षा कर लीजिए। कुछ ऐसा बोलिए जो आपके दिल में हो और फिर धागा छूइए। अगर धागा टूट गया तो मैं मान लूंगा कि आप झूठे हैं। दरबारियों ने हाहा की आवाजें निकाली। सबको मजा आ रहा था कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैंने आज सुबह खाना नहीं खाया। उन्होंने धागे को छुआ। धागा टूट गया। दरबार में शोर मच गया। देखो देखो, बीरबल भी झूठ बोलते हैं, आज पकड़े गए। अकबर की आंखों में भी हैरत थी।
बीरबल, तूने झूठ क्यों बोला? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह यही तो सच्चाई है कि मैंने आज सुबह व्रत रखा था। मैंने सचमुच खाना नहीं खाया। जुलाहा हंस पड़ा। हुजूर ये देखिए, धागे ने बीरबल का झूठ पकड़ लिया। बीरबल का दिमाग चलता है। बीरबल अब सोच में पड़ गए। ये धागा टूट कैसे गया जबकि मैंने सच कहा था? इसमें जरूर कोई चाल है। उन्होंने जुलाहे से कहा, ठीक है, कल मैं खुद इस करघे की देखरेख करूंगा, फिर देखेंगे कि धागा किस तरह झूठ पकड़ता है। अकबर ने हामी भर दी। रात की गुत्थी। रात को बीरबल चुपके से जुलाहे के कमरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि जुलाहा धागे में कोई रसायन मिला रहा है। असल में धागे पर एक पतला सा गोंद लगाया जाता था जो छूने पर टूट जाता। मगर जुलाहा लोगों की बातों को ध्यान से सुनता और अपने हिसाब से धागे को या तो मजबूत छोड़ता या कमजोर बना देता। मतलब यह पूरी चालाकी उसकी आंखों और कानों की थी, धागे की कोई शक्ति नहीं। बीरबल ने यह राज समझ लिया और मुस्कुराए। अगली सुबह का तमाशा। अगले दिन दरबार भरा। बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह, आज हम सबको साबित करेंगे कि जुलाहा हमें बेवकूफ बना रहा है, मगर इसके लिए एक अलग तरीका अपनाएंगे। आज हम सब एक साथ सच और झूठ बोलेंगे। जुलाहा सक्काया। बीरबल ने कहा, मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैं बीरबल हूं और झूठा हूं। ये एक विरोधाभास था। अगर धागा सच माने तो झूठ साबित होगा और अगर झूठ माने तो सच साबित होगा। बीरबल ने धागे को छुआ। धागा उलझकर टूट गया। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल हंसकर बोले, देखा, यह धागा नहीं बल्कि जुलाहा तय करता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। असली करघा इसका कान और दिमाग है, धागा तो बस बहाना है। अकबर गरजे, जुलाहा, तूने हमें धोखा दिया। जुलाहा कांपने लगा। हुजूर, मैं तो बस अपना हुनर दिखाना चाहता था। सब मेरी तारीफ करें, यही चाहता था। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह हमें एक बड़ी सीख देता है। समाज में अक्सर लोग ऐसी चीजें गढ़ लेते हैं जिन पर लोग आंख मूंदकर यकीन कर लेते हैं, मगर असली सच्चाई को परखने के लिए दिमाग और तर्क की जरूरत होती है, न कि किसी अद्भुत धागे या करघे की। अकबर ने आदेश दिया कि जुलाहे को उचित दंड दिया जाए ताकि कोई और जनता को इस तरह धोखा देने की कोशिश न करे। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और झूठ का फैसला किसी जादुई वस्तु से नहीं बल्कि इंसान की अक्ल और विवेक से होता है। जो भी हमें आंख मूंदकर विश्वास दिलाने की कोशिश करे, उससे सावधान रहना चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दर्जी जिसने कहा, मेरे टांके बादशाह के फैसले से भी सीधे हैं। दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। वजह थी एक नया दर्जी जो अपने हुनर को लेकर दिल्ली से सीधे आगरा तक चर्चा में था। उसका नाम था शमशेर। लोग कहते थे कि उसके हाथ की सुई मानो कोई जादू कर देती है। कपड़ा चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, धागा चाहे उलझा हुआ हो, वह ऐसे टांके लगाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब उस दर्जी ने बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, मेरे टांके इतने सीधे हैं कि उनसे भी ज्यादा सीधी कोई चीज है तो वो है खुद बादशाह अकबर का फैसला। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरे टांके बादशाह के फैसले से भी सीधे हैं। ये सुनते ही हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, अरे ये तो गुस्ताखी है। किसी और ने फुसफुसाकर कहा, अगर अकबर बादशाह तक ये खबर पहुंची तो दर्जी की खैर नहीं। और जैसा होता है
दरबार में चुगलखोर दरबारी इस खबर को उड़ाकर बादशाह तक ले ही गए। अकबर बादशाह ने जब सुना तो उनकी भौहें तन गईं। क्या? एक दर्जी मेरी इंसाफ की मिसाल से अपने टांके ऊपर बता रहा है, इसे दरबार में पेश करो। दूसरे ही दिन शमशेर दरबार में बुला लिया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया। हाथ में अपनी सुई और धागे की छोटी थैली भी थी। चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, दर्जी, क्या तूने ये कहा है कि तेरे टांके मेरे फैसलों से भी सीधे हैं? शमशेर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह मैंने पूरे होशोहवास में कहा है, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। दरबार हंसी और हैरानी से गूंज उठा। किसी ने कहा, ये तो अक्ल से पैदल है। किसी और ने कहा, इतना घमंड किसी दर्जी में पहली बार देखा। मगर अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे बोले, ठीक है, अगर तू इसे साबित कर देगा तो हम तुझे इनाम देंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो तेरी जुबान काट दी जाएगी। शमशेर बिना डरे बोला, हुजूर, मैं तैयार हूं। अब दरबार में बीरबल की ओर सबकी नजर गई, क्योंकि जब भी कोई अजीबोगरीब दावा होता तो उसे परखने की जिम्मेदारी बीरबल पर ही आती थी। अकबर ने भी बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, देखो तो ये दर्जी किस तरह अपने टांकों को हमारे फैसलों से भी सीधा साबित करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर दर्जी को देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, दर्जी को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये खेल सबके सामने हो ताकि दरबार को भी मजा आए। अकबर ने हामी भरी। दूसरे दिन खास इंतजाम किया गया। दरबार के बीचों बीच लंबा सफेद कपड़ा फैलाया गया। दर्जी को कहा गया कि वह उस पर टांके लगाए और अपने हुनर को साबित करे। शमशेर ने धागा पिरोया, सुई उठाई और कपड़े पर सिलाई शुरू की। उसके टांके वाकई अद्भुत थे, सीधी लकीर पर चलते हुए जैसे कोई राजा सड़क बनवा दे। कोई टेढ़ापन, कोई खामी नहीं। दरबारी दंग रह गए। वाह, कमाल है, सचमुच इसके टांके तो नापजोख की तरह सीधे हैं। शमशेर ने सिलाई पूरी की और अकबर की ओर देखा। हुजूर, देख लीजिए, जैसे आपके फैसले कभी डगमगाते नहीं, वैसे ही मेरे टांके भी टेढ़े नहीं होते। बल्कि मैं कहूंगा कि मेरे टांके आपकी इंसाफ की रेखा से भी ज्यादा सीधे हैं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अब सबकी निगाह बीरबल पर थी। बीरबल ने धीरे धीरे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दर्जी का हुनर तो बेमिसाल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने जो तुलना की है उसमें मुझे थोड़ी गलती नजर आ रही है। अकबर ने पूछा, क्या गलती? बीरबल बोले, सीधी रेखा बनाना तो आसान है दर्जी साहब, पर असली मुश्किल तो वहां होती है जहां रेखा टेढ़ी करनी पड़े पर फिर भी सही साबित हो। बादशाह का फैसला हमेशा न्याय के हिसाब से होता है। कई बार फैसले में मोड़ होते हैं, कई बार पेच होते हैं, कभी कठोर कभी नरम, लेकिन अंत में वह सही निकलता है। आपके टांके भले ही सीधे हों, मगर उनमें वो बुद्धिमानी और न्याय कहाँ जो बादशाह के फैसले में है। दर्जी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन हुजूर, जो टेढ़ापन है ही नहीं, उसकी क्या जरूरत? बीरबल मुस्कुराए। मान लो किसी कपड़े में गोलाई सिलनी हो तो क्या तुम सीधी रेखा से सिल दोगे? नहीं, वहां तुम्हें टेढ़ा टांका ही लगाना पड़ेगा, और अगर तुम उसे सही जगह न लगाओ तो कपड़ा खराब हो जाएगा।
वैसे ही इंसाफ में भी हालात के हिसाब से मोड़ आते हैं। बादशाह का फैसला हर हालात में फिट बैठता है। तुम्हारे टांके सिर्फ तब तक सही हैं जब तक कपड़ा सीधा है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि दिमाग की सिलाई सुई धागे से कहीं बड़ी चीज है। शमशेर झेंप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बीरबल ने मेरी अक्ल खोल दी। मेरे टांके भले ही सीधे हों, मगर उनसे बड़ा सीधा रास्ता आपके फैसलों से ही निकलता है। अकबर ने उसे माफ कर दिया और साथ ही इनाम भी दिया। तेरी कला अद्भुत है, मगर याद रख, तुलना सोच समझकर करनी चाहिए। कहानी से सीख। घमंड में अक्सर इंसान अपने हुनर को सबसे बड़ा समझ लेता है, लेकिन असली बुद्धिमानी यही है कि हर कला का अपना महत्व है और हर स्थिति में अलग पैमाना चाहिए। सीधा रास्ता हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी टेढ़े मोड़ ही इंसाफ को मुकम्मल बनाते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जिसने अपने ही तौल से बाजार हिला दिया। आगरा की एक ठंडी सुबह थी। बाजार में चहल पहल अपने चरम पर थी। मसालों की महक, मिठाइयों की खुशबू और कपड़ों की चमक-दमक लोगों को आकर्षित कर रही थी। व्यापारी अपने अपने दुकान पर ग्राहकों को लुभाने में लगे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक नया व्यापारी आया जिसने आते ही पूरे शहर में हलचल मचा दी। उस व्यापारी का नाम था सेठ श्यामलाल। उसके आने का अंदाज ही निराला था। उसने अपनी दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, ईमानदार तौल, जो चाहो तोल लो। लोग चौंक गए। उस समय अधिकांश व्यापारी तौल में हेरफेर करते थे, कहीं बाट हल्के, कहीं तराजू झुका हुआ। लेकिन श्यामलाल खुलकर कह रहा था, जितना मांगो उतना ही तौल मिलेगा। पहला हंगामा। लोग भी परखने लगे। एक ग्राहक ने कहा, भैया जरा 1 किलो चावल तौल दो। श्यामलाल ने मुस्कुराकर तौला और तराजू में एकदम सही 1 किलो निकला। ग्राहक ने जांच भी किया। सब दंग रह गए। दूसरा ग्राहक बोला, जरा आधा किलो चीनी तौलो। फिर वही हुआ, बिल्कुल सटीक तौल। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़े ही दिनों में श्यामलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। पुराने व्यापारी बौखला उठे। उनकी बिक्री कम होने लगी। दरबार में शिकायत। आखिरकार कुछ बड़े व्यापारी अकबर के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे। हुजूर, एक व्यापारी ने कहा, ये नया व्यापारी हमें बर्बाद कर देगा। ये छल से काम कर रहा है, इसकी चालाकी पकड़िए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसी चालाकी? दूसरा व्यापारी बोला, हुजूर, ये कहता है कि इसका तौल कभी गलत नहीं होता, जबकि असल में ये कोई जादू टोना करता है, वरना इतनी ईमानदारी आज तक किसी व्यापारी में नहीं देखी गई। अकबर हंस पड़े। तुम्हें तो ईमानदारी पर भी शक है। लेकिन शिकायत बार बार आने लगी। तब अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुला, कल उसकी परीक्षा होगी। व्यापारी दरबार में। अगले दिन श्यामलाल दरबार में पहुंचा। सादी सफेद धोती, माथे पर चंदन और चेहरे पर आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, सेठ, ये कैसा दावा है कि तुम्हारा तौल कभी गलत नहीं होता? श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे तराजू और बाट जैसे हैं वैसा ही दिखाते हैं। अगर गलती हो तो सिर झुकाकर सजा स्वीकार करूंगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह बहुत चालाक लगता है। तो कोई बोला, देखना कहीं कोई भेद न निकल आए। बीरबल की एंट्री।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हें इसका सच सामने लाना है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच्चाई पता लगाने का सबसे आसान तरीका है। व्यापारी को खुद तौलने का मौका दीजिए, लेकिन शर्तें हम तय करेंगे। अकबर ने हामी भरी। अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दरबार में आदेश दिया, एक बड़ा तराजू लाओ। तराजू लाया गया। बीरबल बोले, सेठ जी, अब आपको अलग अलग चीजें तोलनी होंगी, लेकिन बाट हम देंगे। सब व्यापारी खुश हो गए। अब पकड़ में आएगा। पहले बीरबल ने लकड़ी का टुकड़ा बाट बनाकर दिया। इसे आधा किलो मानकर तौलो। श्यामलाल ने बिना हिचक तौला और आश्चर्य एकदम सही निकला। फिर बीरबल ने पत्थर उठाकर कहा, इसे 1 किलो मानकर तौलो। फिर वही नतीजा, तौल एकदम ठीक। दरबार में सनसनी फैल गई। राज खुला। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका राज बहुत सरल है। यह व्यापारी अपने बाटों में कोई चालाकी नहीं करता। ये तराजू का बाट गिनती से नहीं, सटीक वजन से बनवाता है। इसके पास जो बाट हैं, वे लोहे की नहीं बल्कि कांसे और पीतल के बने हैं, जिन्हें यह समय समय पर पानी में डुबोकर परखता है। इसलिए इसका तौल कभी गलत नहीं होता। अकबर ने कहा, तो ये जादू नहीं, ईमानदारी है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहांपनाह, ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। यही वजह है कि इसका तौल सब पर भारी पड़ता है। दरबारियों की शिकस्त। वो व्यापारी जो शिकायत लेकर आए थे, अब चुप हो गए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ईमानदार व्यापारी को जादूगर कहकर बदनाम करते हो। जाओ, अब से बाजार में ऐसा कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अकबर ने श्यामलाल को बाजार का सरपंच बना दिया और आदेश दिया कि उसके तरीके से ही पूरे शहर में तौल होना चाहिए। श्यामलाल झुककर बोला, जहांपनाह, मैं बस यही चाहता हूं कि हर ग्राहक मुस्कुराकर घर जाए। यह सुनकर बीरबल बोले, जहांपनाह, ये घटना हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो अकेले पूरे बाजार का संतुलन बदल सकती है। झूठ और धोखा थोड़े समय तक चल सकता है, पर सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। अकबर ने हंसकर कहा, सचमुच बीरबल, लगता है आज दरबार में भी तराजू का पलड़ा ईमानदारी के पक्ष में झुक गया। ईमानदारी कभी भी पुरानी नहीं होती। चाहे दुनिया कितनी भी चालाकियां कर ले, सच्चाई का वजन हमेशा सबसे भारी होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो फकीर जिसने बादशाह से अपनी टोपी का कर मांगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में हमेशा की तरह बैठे थे। दरबारी कवि चापलूसी के नए नए शेर सुना रहे थे, कोई मंत्री अपनी नीतियों का गुणगान कर रहा था और कोई दरबारी अपने खर्चे का हिसाब उल्टा पुल्टा कर सम्राट को खुश करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही में दरबार का माहौल थोड़ा सा उबाऊ और औपचारिक हो गया। तभी किले के दरवाजे से एक अजीबोगरीब वेशभूषा वाला फकीर अंदर आया। उसके सिर पर फटी पुरानी लेकिन बेहद तिरछी पड़ी हुई टोपी थी, जिसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो टोपी कई पीढ़ियों से धुलने का नाम ही नहीं ली थी। वो फकीर दरबार में आते ही अकबर के सामने झुककर बोला, हुजूर, मैं आपके न्याय और उदारता की मिसाल सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं आपकी दानशीलता नहीं बल्कि न्याय की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, फकीर, परीक्षा तो हम रोज ही देते रहते हैं। तू बता, तेरा मसला क्या है? फकीर ने हाथ उठाकर अपनी टोपी दिखाई और बोला, जहांपना, इस टोपी का कर आप पर बकाया है।
दरबार एक पल को हक्का बक्का रह गया। सब दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे। कोई बोला, टोपी का भी कर होता है क्या? तो कोई बोला, अरे ये फकीर तो दीवाना है। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ये कैसी बात है भला? तेरी टोपी का कर मुझ पर क्यों? फकीर बोला, हुजूर, ये टोपी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व का प्रतीक है। मैं इसके नीचे जीता हूँ, सोता हूँ, धूप से बचता हूँ और इसे ताज की तरह पहनता हूँ। और इस टोपी को मैं आजादी की छतरी कहता हूँ। चूंकि मैं आपकी सल्तनत में रहता हूँ तो मेरे हर सामान पर कर बनता है। फिर इस टोपी का कर क्यों नहीं? और अगर कर बनता है तो उसे वसूल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं कर देने नहीं बल्कि कर वसूलने आया हूँ, क्योंकि ये टोपी मेरे सिर पर है और सिर का मालिक मैं नहीं बल्कि खुदा है। तो वसूल तो आप ही से होगा। ये दलील सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। सबको समझ नहीं आया कि फकीर सच में मजाक कर रहा है या कोई गहरी बात छेड़ रहा है। अकबर थोड़े गुस्से में बोले, ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है? कर तो हमेशा प्रजा से लिया जाता है, बादशाह क्यों देगा? फकीर शांति से बोला, हुजूर, यही तो परीक्षा है। अगर आप कर वसूलते हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि इस टोपी का असली मालिक मैं नहीं हूं। ये ऊपर वाले की अमानत है और उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि आप हैं। इसलिए कर आपको ही देना होगा। अब तो दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी बोले, ये फकीर दरअसल भीख मांगने का नया तरीका इजाद कर आया है। कुछ बोले, नहीं, ये तो बीरबल जैसी अक्लमंदी से बात कर रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तेरे हिसाब से इसका क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर फकीर को देखा और बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं इसका हिसाब लगाकर बताऊंगा। अकबर बोले, ठीक है, पर याद रखना ये दरबार की गरिमा से खिलवाड़ न करे। बीरबल ने फकीर से पूछा, मियां फकीर, बताओ तुम्हारी टोपी का कर कैसे निकलेगा? जरा हिसाब समझाओ। फकीर बोला, बहुत आसान है। मैं दिन में 4 बार इसे सिर पर पहनकर बाजार में निकलता हूँ। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कई बार कोई सिक्का भी दे देता है। अगर मैं ये टोपी न पहनूं तो मुझे उतने सिक्के नहीं मिलते। यानी ये टोपी मेरी कमाई का जरिया है। इस हिसाब से हर सिक्के का कुछ हिस्सा कर बनता है और वो हिस्सा बादशाह से ही वसूला जाएगा। दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर हो गए। बीरबल बोला, हुजूर, ये फकीर गलत नहीं कह रहा। उसकी टोपी वाकई उसकी कमाई का साधन है और ये सच है कि कर का असली उद्देश्य प्रजा से वसूलना नहीं बल्कि प्रजा की रक्षा करना है। अगर ये टोपी उसका ताज है तो ताज का कर ताजदार से ही बनता है। यानी इस फकीर को कुछ देना ही न्याय होगा। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब मुझे इस फकीर को कुछ देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, मगर सीधे देना बादशाहत की गरिमा के खिलाफ होगा। आपको ऐसा देना चाहिए कि वो भी कर लगे और आपकी शान भी बनी रहे। अकबर बोले, तो क्या किया जाए? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस फकीर को दरबार का टोपी सलाहकार घोषित कर दीजिए। हर साल उसे एक नई टोपी इनाम में दी जाए। ये इनाम ही उसका कर होगा और इससे सल्तनत में ये संदेश जाएगा कि यहाँ तक कि एक फकीर की टोपी की भी कद्र होती है। अकबर ने मुस्कुराकर फकीर की तरफ देखा और कहा, अरे टोपी वाले, आज से तू हमारा टोपी सलाहकार है। तुझे हर साल नई टोपी मिलेगी और तेरा कर अदा हुआ। फकीर ने सिर झुकाकर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपने आज मेरी टोपी ही नहीं बल्कि मेरी इज्जत को भी ताज बना दिया। ये कर मैं ताउम्र दिल से अदा करता रहूंगा।
दरबार में सबने ठहाका लगाया और उस दिन से हर साल अकबर की तरफ से उस फकीर को नई नई टोपियां भेंट की जाने लगी। कभी कभी सबसे मामूली चीज भी इज्जत और पहचान का प्रतीक बन जाती है। और सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की छोटी सी बात को भी अहमियत दे। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बढ़ी जिसने दरबार की दीवार को टेढ़ा साबित कर दिया। दरबार में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। अकबर बादशाह अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन चेहरा गंभीर था। दरबारी भी समझ नहीं पा रहे थे कि सम्राट किस चिंता में डूबे हैं। तभी बाहर से एक दरबान ने घोषणा की, हुजूर, एक बढ़ी आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। कहता है कि वह आपके दरबार की इमारत में बहुत बड़ी खामी पकड़कर आया है। अकबर की भौहें तन गईं। हमारा दरबार खामी वाला? यह कैसे हो सकता है? इतनी शानदार इमारत में जिसे हमारे बेहतरीन शिल्पकारों ने बनाया हो, उसमें खामी? बुलाओ उसे। दरबान ने आदेश का पालन किया और कुछ ही देर में एक साधारण कपड़े पहने, दुबला पतला पर आत्मविश्वासी बढ़ी दरबार में हाजिर हुआ। वह बढ़ी झुककर बोला, जहांपना, आपकी इजाजत हो तो मैं एक सच्चाई पेश करूं। इस दरबार की दीवारें टेढ़ी हैं। नंगी आंख से दिखेगा नहीं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, हुजूर, लगता है यह पागल है। दीवारें टेढ़ी होती तो ये महल सालों से खड़ा कैसे रहता? दूसरे ने चुटकी ली, शायद इसे काम की तलाश है और इसीलिए बकवास कर रहा है। अकबर ने सभी को शांत कराया। चुप रहो। अगर यह बड़ी दावा कर रहा है तो इसे साबित करने का मौका दिया जाए। लेकिन अगर इसकी बात झूठी निकली तो इसे मूर्खता का दोषी मानकर सजा दी जाएगी। बढ़ी बोला, हुजूर, मुझे सिर्फ एक रस्सी और एक सीसा चाहिए। तुरंत ही सामान लाया गया। बढ़ी ने रस्सी के सिरे पर भारी सीसा बांधा और उसे दीवार के साथ लटकाकर मापने लगा। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। जैसे जैसे रस्सी नीचे उतरी, यह साफ हुआ कि दीवार सचमुच कुछ इंच झुकी हुई है। दरबार में खुसफुसाहट मच गई। अकबर भी चौंक गए। यह कैसे हो सकता है? इतने बड़े कारीगरों ने काम किया था। बढ़ी ने हिम्मत से जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो मेरी बात है। सबसे बड़े कारीगर भी कभी कभी छोटी सी लापरवाही कर बैठते हैं। यह झुकाव छोटा है पर समय के साथ बढ़ सकता है। अभी सुधारा जा सकता है, पर अगर अनदेखा किया तो पूरे महल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मामला गंभीर हो गया। अकबर को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल खड़े होकर बोले, जहांपनाह, इस बढ़ी ने जो कहा वह सही है। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि यह दीवार केवल ईंट पत्थर की है या हमारे दरबार की हालत का भी प्रतीक है। कभी कभी दरबार में भी कुछ ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनका झुकाव सीधा नहीं होता। वे धीरे धीरे पूरी इमारत की नींव हिला सकते हैं। दरबार एकदम शांत हो गया। बीरबल ने आगे कहा, अगर दीवार को सीधा करना है तो ईंटें बदलनी पड़ेंगी। उसी तरह अगर दरबार को मजबूत रखना है तो टेढ़े लोगों को दरबार से हटाना होगा। अकबर ने यह सुनते ही गहरी नजर से अपने दरबारियों को देखा। कई दरबारियों के चेहरों पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि बीरबल का इशारा उनकी ओर है। बढ़ी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने फिर कहा, जहांपनाह, मेरा काम तो सिर्फ दीवारें सीधा करना है। लेकिन अगर इस दरबार में भी कहीं झुकाव है तो उसे सीधा करना मेरा काम नहीं, आपका है।
अकबर को उसकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि दीवार को तुरंत ठीक कराया जाए और उस बढ़ी को सोने की थैली इनाम में दी जाए। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, आज एक साधारण बढ़ी ने हमें बड़ी सीख दी है। हमें सिर्फ अपनी इमारतें नहीं, अपने दरबार की ईमानदारी और सीधाई भी जांचते रहनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दरबार की दीवारें अगर सीधी रहनी हैं, तो दरबारियों के इरादे भी सीधे होने चाहिए। उस दिन के बाद से अकबर समय समय पर दरबारियों की नीयत और काम का परीक्षण करने लगे। किसी को भी अपनी चालाकी या टेढ़ी नीयत छिपाने का मौका नहीं मिला। कहानी से सीख, कभी कभी सबसे छोटी खामी भी अगर अनदेखी की जाए तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चाहे वह ईंट पत्थर की दीवार हो या इंसानी नीयत, दोनों को सीधा रखना जरूरी है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो खजांची जिसने हिसाब गिनने से इनकार कर दिया। दरबार का दिन बड़ा ही असामान्य था। अकबर बादशाह सुबह से ही चुपचाप अपने आसन पर बैठे थे और एक एक करके आने वाले फरियादी अपनी बातें कह रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी खजांची महेशदास, दरबार का आधिकारिक खजाना संभालने वाला अधिकारी, हड़बड़ाया हुआ दरबार में आया। उसकी चाल में घबराहट थी और चेहरे पर ऐसा भाव मानो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। अकबर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है महेशदास? खजाने में कोई गड़बड़ी हो गई क्या? महेशदास हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, खजाना सुरक्षित है, उसमें कोई चोरी या गुमशुदगी नहीं हुई। मगर अब मैं गिनती नहीं करूंगा। पूरा दरबार ठहाकों और आश्चर्य से भर गया। सबकी आंखें चौकन्नी हो गईं। अकबर ने हैरत में पूछा, क्या मतलब? खजांची होकर तुम गिनती नहीं करोगे? तो फिर काम क्या करोगे? महेशदास डटा रहा, जहांपनाह, मैंने 13 साल से सिक्के गिन गिनकर अपनी आंखें और दिमाग थका डाले। अब मैंने ठान लिया है कि गिनती छोड़ दूं। अगर कोई पूछे कि खजाने में कितना धन है, तो मैं कहूंगा बहुत है। अगर कोई कहे कम है, तो मैं कहूंगा हाँ कम है। लेकिन मैं अब एक भी अशर्फी नहीं गिनूंगा। दरबारियों में खुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने दबी हंसी हंसी। अकबर अब गंभीर हो गए। तो तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? नौकरी छोड़ना नहीं चाहता हुजूर, पर काम का ढंग बदलना चाहता हूं। मैंने हिसाब किया है, गिनने से भी गड़बड़ी हो सकती है और न गिनने से भी। जब तक भरोसा है, गिनने की जरूरत नहीं, और जब भरोसा नहीं है तो गिनने का भी क्या फायदा। ये सुनकर सब दरबारी सन्न रह गए। मामला अब सामान्य हठ या आलस से कहीं बढ़कर था। यह तो सीधा सीधा शाही कामकाज का सवाल था। अकबर ने आदेश दिया, ठीक है, आज बीरबल ही इस उलझन को सुलझाएंगे। अगर खजांची सही है तो हम उसके अनुसार खजाना चलाएंगे, और अगर गलत है तो उसे सजा मिलेगी। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए महेशदास को देखा और फिर अकबर से बोला, जहांपनाह, इसमें गलती न खजांची की है और न गिनती की। गलती हमारे सोचने के ढंग में है। सिक्के गिनने का काम सिर्फ भरोसा दिखाने के लिए है। गिनती इसलिए नहीं होती कि सिक्के कभी खत्म न हो, बल्कि इसलिए कि किसी को शक न रहे। अगर ये काम बंद हो जाए तो पहले ही दिन शंका फैल जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पर अगर खजांची गिनने से इनकार करता है तो शायद उसके पास कोई और हिसाब है जो हमें समझ नहीं आ रहा। बीरबल ने खजांची की ओर देखा। कहो महेशदास, तुम क्यों मानते हो कि गिनती की जरूरत नहीं? महेशदास बोला, बीरबल जी देखिए,
मैं रोज लाखों सिक्के गिनता हूँ, लेकिन अंत में सवाल हमेशा वही रहता है, पैसा किसके पास जाएगा और किसके काम आएगा। मैं कहता हूँ असली गिनती यह नहीं है कि हमारे पास कितने अशरफी हैं, बल्कि यह कि कितने लोग भूखे सो रहे हैं। अगर शाही खजाना भरपूर होते हुए भी प्रजा खाली पेट सो जाए तो फिर गिनती का क्या मतलब। दरबार एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने सबके दिल में छिपा सच उजागर कर दिया हो। अकबर अब सोच में पड़ गए। बीरबल ने इस मौके पर कहा, जहां पनाह खजांची की बात गहरी है। यह सिर्फ काम छोड़ने का बहाना नहीं, बल्कि हमें आईना दिखाने की कोशिश है। सिक्कों की गिनती तो हमेशा होती रहेगी, पर असली गिनती हमें करनी होगी कितनी प्रजा सुखी है, कितनी संतुष्ट है। अगर वहां घाटा है तो खजाना भरकर भी खाली है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने आदेश दिया कि आज से महीने में एक दिन प्रजा की गिनती भी हो कि कितने लोग सुखी हैं, कितने असंतुष्ट। और यह काम बीरबल और खजांची मिलकर करेंगे। महेशदास मुस्कराया और बोला, अब मुझे गिनती करने में आपत्ति नहीं, क्योंकि अब गिनने का असली मकसद मिलेगा। उस दिन दरबार ने सीखा कि संख्याएं हमेशा सच्चाई नहीं बताती। असली हिसाब दिल और समाज की हालत का होता है। गिनती और आंकड़े कभी पूरे सच नहीं दिखाते। असली हिसाब हमेशा इस बात का होता है कि समाज कितना संतुलित, संतुष्ट और न्यायपूर्ण है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जिसने कहा, सारी अक्ल मेरी दुकान में बिकती है। दरबार में उस दिन कुछ अजीब ही हलचल थी। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, जैसे कोई अनोखी बात पूरे महल में फैल गई हो। अकबर ने जब देखा कि हर कोई आपस में खुसर पुसर कर रहा है, तो उन्होंने गुस्से से तमतमाकर कहा, दरबारियों, ये सब फुसफुसाहट कैसी है? यहाँ कोई मेला लगा है क्या, जो हर कोई अपने पड़ोसी से ही बातें कर रहा है? तभी एक दरबारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह शहर में एक अजीबोगरीब व्यापारी आया है। उसका दावा है कि सारी अक्ल उसकी दुकान में बिकती है। वह कहता है कि जो अक्ल चाहिए उसके पास दाम चुकाकर खरीद लो। जिसने अक्ल खरीदी वही समझदार कहलाएगा। सुना है उसके पास अमीर गरीब सब भीड़ लगाए खड़े रहते हैं। अकबर की आंखें चमक उठी। उन्हें हमेशा कुछ नया और अनोखा देखने सुनने की लालसा रहती थी। क्या सचमुच अक्ल भी अब बाजार में बिकने लगी? तो क्यों न उसे बुलाकर दरबार में ही आजमा लिया जाए। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह जो व्यक्ति यह कहे कि अक्ल मेरी दुकान में बिकती है, वह या तो बहुत बड़ा ठग है या फिर बहुत बड़ा नाटककार। लेकिन चूंकि यह मसला दिलचस्प है, मुझे लगता है उसे दरबार में बुलाना ही उचित होगा। अकबर ने हुक्म दिया, फौरन उस व्यापारी को दरबार में पेश किया जाए। व्यापारी की एंट्री। कुछ ही देर में एक मोटा ताजा, रेशमी कपड़े पहने, ऊंची पगड़ी बांधे और चौड़ी मुस्कान वाला व्यापारी दरबार में दाखिल हुआ। उसके साथ उसके नौकर दो बड़े बड़े बक्से उठाए हुए थे। उसने झुककर सलाम किया और ऊंची आवाज में बोला, सलाम है बादशाह सलामत को। मेरा नाम है गोपाल दास और मैं वही व्यापारी हूँ जो अक्ल बेचता हूँ। मेरी दुकान पर लोग रोज आते हैं और अपनी अपनी अक्ल खरीद कर जाते हैं। अकबर हंस पड़े। तो गोपाल दास, जरा हमें भी दिखाओ कि ये अक्ल किस डिब्बे में रखी है और कैसे बिकती है। व्यापारी ने इशारे से अपने नौकरों को बुलाया। बक्से खोले गए। उनमें छोटी छोटी पोटलियां रखी थीं, जिन पर अलग अलग नाम लिखे थे। दफ्तर की अक्ल, व्यापार की अक्ल, बीवी से निभाने की अक्ल, गुस्सा काबू करने की अक्ल, दुश्मन को मात देने की अक्ल,
और यहाँ तक कि दरबार में टके रहने की अक्ल। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सौदेबाजी शुरू। व्यापारी बोला, जहां पनाह हर अक्ल की कीमत अलग है। कोई 1 रुपया, कोई 100 रुपया। जो जितनी अक्ल चाहता है उतना दाम चुकाए। और हां, अक्ल लौटाई नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार जो ले ली वह इंसान की आदत और दिमाग में घुल जाती है। अकबर मुस्कराए, तो क्या तुम हमें अक्ल बेच सकते हो? व्यापारी ने झट जवाब दिया, बिल्कुल बादशाह सलामत। लेकिन आपकी अक्ल बेचने के लिए मैं भारी दाम लूंगा, क्योंकि आपकी अक्ल पूरे साम्राज्य की अक्ल है। उसका दाम कोई मामूली नहीं। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी व्यापारी की बेतुकी बातों पर हंस भी रहे थे और सोच में भी पड़ गए थे कि यह आखिर खेल क्या है। दरबारियों की खरीदारी। अब व्यापारी ने अपनी असली चाल चली। वह बोला, दरबारियों, आप सबको भी अक्ल की जरूरत है। बिना अक्ल के आप दरबार में टिक भी नहीं सकते। आओ, जो चाहो ले लो। कुछ दरबारी लालच में आ गए। एक बोला, मुझे दुश्मन को मात देने की अक्ल चाहिए। व्यापारी ने एक पोटली दी और 100 रुपए ले लिए। दूसरा बोला, मुझे बीवी से निभाने की अक्ल चाहिए। उसने पोटली थामी और 50 रुपए दिए। कुछ दरबारी मजाक में भी खरीदने लगे ताकि बादशाह पर अपनी अक्ल झाड़ सकें। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार बीरबल की ओर जा रही थीं, जो अब तक चुपचाप खड़े थे। बीरबल का खेल। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें अक्ल की जरूरत नहीं क्या? या तुम्हें लगता है कि तुम अक्लमंद पैदा हुए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, व्यापारी जी, क्या आपके पास ठग को बेनकाब करने की अक्ल भी बिकती है? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी थोड़ा सकपकाया, लेकिन तुरंत संभल कर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यह लो पोटली, बस 100 रुपए लगेंगे। बीरबल ने जेब से एक सिक्का निकाला और मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए 1 रुपया। बाकी का पैसा तब दूंगा जब ये अक्ल सचमुच काम करेगी और आपको ही बेनकाब कर देगी। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। वाह बीरबल! एक ही वाक्य में व्यापारी की सारी अक्ल खरीदी भी और उसी से उसका भांडा फोड़ भी दिया। व्यापारी की चालाकी उजागर। बीरबल ने दरबार में सबको समझाया, जहां पनाह, यह व्यापारी कोई अक्ल नहीं बेच रहा। यह तो सिर्फ पोटलियों में खाली कागज भरकर लोगों से पैसा ऐंठ रहा है। असली अक्ल तो इंसान के अपने अनुभव, समझ और बुद्धि से आती है। इसे कोई न तो पोटली में बांध सकता है और न ही दुकान पर बेच सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी की सारी पोटलियां खोलकर देखी जाएं। जब खोला गया तो उनमें सचमुच कागज और पुरानी घासपूस निकली। व्यापारी पकड़ा गया। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तूने लोगों को ठगने की कोशिश की। अब तुझे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा कोई अक्ल बेचने का नाम भी न ले। सजा और सबक। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे सजा जरूर दीजिए, मगर ऐसी कि यह अक्ल बेचने के नाम पर लोगों को अक्लमंद बना दे। अकबर ने पूछा, कैसी सजा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इसे हफ्ते भर चौराहे पर बैठाकर यह ऐलान करवाइए कि मैं वही व्यापारी हूं जो अक्ल बेचता था, लेकिन असली अक्ल तो यह है कि किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न किया जाए। इससे लोग भी सीखेंगे और यह भी सबक लेगा। अकबर को यह सजा पसंद आई। व्यापारी को हफ्ते भर तक चौराहे पर बैठाया गया। लोग आते, हंसते और उससे सीख कर जाते।
इस तरह बीरबल ने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ दरबारियों को ठग से बचाया, बल्कि पूरे नगर को यह सबक दिया कि अक्ल किसी दुकान में नहीं बिकती। यह अनुभव, धैर्य और सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता से पैदा होती है। जो व्यक्ति आंख मूंदकर किसी की बातों पर भरोसा करता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो हर चीज परखकर, सोचकर कदम उठाता है, वही सच्चा अक्लमंद होता है। दरबार का मौसम हमेशा की तरह न सिर्फ गंभीर था, बल्कि थोड़ा थोड़ा नाटकीय भी। अकबर की आदत थी कि वे रोज किसी न किसी अजीबोगरीब दरख्वास्त को सुनकर दरबारियों की परीक्षा लेते। कभी कोई मूर्ख व्यापारी आता, कभी कोई चालाक संत। लेकिन उस दिन जो शख्स आया, उसने ऐसा दावा कर दिया कि पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वो शख्स एक पतला दुबला दर्जी था। हाथ में सुई धागे का डिब्बा, आंखों में चालाक चमक। उसने सलाम ठोकी और बोला, जहां पनाह, मैं आपको ऐसे कपड़े पहनाऊंगा जिन्हें कोई आंख देख ही नहीं पाएगी। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। एक मंत्री ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या हुजूर नंगे ही दरबार में खड़े होंगे? कुछ दरबारी हंसते हंसते दाएं बाएं लुढ़क गए। अकबर भी मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में शरारत की झलक थी। दर्जी, ये कैसी अजीबोगरीब बात करता है तू? अदृश्य कपड़े? कोई कपड़ा अदृश्य कैसे हो सकता है? दर्जी सीना तानकर बोला, जहां पनाह, यह मामूली कपड़ा नहीं होगा। यह कपड़ा केवल वही देख पाएगा जो बुद्धिमान और सच्चा होगा। जो मूर्ख या झूठा होगा, उसे यह कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। अब दरबार एकदम शांत हो गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कौन मूर्ख कहलवाना चाहता था, कौन झूठा साबित होना चाहता था? अकबर की भौहें तन गईं। उन्होंने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे साम्राज्य में कितने दरबारी सचमुच ईमानदार और बुद्धिमान हैं, यह आसानी से पता चल जाएगा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है दर्जी, तुझे मौका दिया जाता है। तू कल से काम शुरू कर। बात खत्म होते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक दरबारी ने दूसरे से कहा, भाई, ये तो मुसीबत है। अगर कपड़ा हमें न दिखा तो बादशाह हमें मूर्ख समझेंगे। दूसरा बोला, और अगर हम झूठ बोल दें कि कपड़ा दिख रहा है तो झूठे कहलाएंगे। तीसरा दरबारी बुदबुदाया, ये दर्जी कहीं बड़ा चालबाज तो नहीं? सिर्फ बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। दर्जी को महल में एक शानदार कमरा दे दिया गया। उसे रेशम, सोना, चांदी सब उपलब्ध कराया गया। पर असल में वो किसी कपड़े पर सुई नहीं चला रहा था। कमरे में घंटों बैठा धागा हवा में घुमाता और बाहर आकर घोषणा करता, जहां पनाह, अदृश्य कपड़े की पहली बुनाई पूरी हो गई है। हर शाम वो दरबारियों को बुलाता और कहता, आइए हुजूर, देखिए ये बुनाई कैसी लग रही है। दरबारी अंदर आते, मगर कुछ दिखाई नहीं देता। अब दुविधा यह थी कि अगर वे सच बोलते तो मूर्ख या झूठे कहलाते। तो सब एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते और कहते, वाह, क्या अद्भुत कपड़ा है, सचमुच बेमिसाल। कई हफ्तों बाद दर्जी ने ऐलान किया, जहां पनाह, आपका शाही जोड़ा तैयार है। अब आप दरबार में इसे पहनकर ताजपोशी जैसी शोभा पाएंगे। अकबर ने जोड़ा देखने की इच्छा जताई। दर्जी ने हवा में हाथ घुमाते हुए कहा, लीजिए हुजूर, ये रही आपकी शाही पोशाक। अकबर की आंखें चौड़ी हुई। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरबारियों की तरफ देखा तो सब प्रशंसा कर रहे थे। किसी ने कहा, वाह, सोने की कढ़ाई तो जैसे बोल रही है। दूसरा बोला, मोतियों का काम तो दिल चुरा ले रहा है।
अकबर को झटका लगा। क्या मुझे ही कपड़ा नहीं दिख रहा? क्या मैं मूर्ख हूं? इस सवाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल खामोश खड़े थे, मुस्कुरा भी नहीं रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें ये कपड़ा कैसा लग रहा है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह कपड़ा तो उतना ही अच्छा है जितना दर्जी का दिमाग। अकबर को जवाब तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने बात को टाल दिया। दर्जी ने प्रस्ताव रखा, जहां पनाह क्यों न इस अदृश्य पोशाक को पूरे नगर को दिखाया जाए, ताकि सब जान लें कि आपके राज्य में झूठ और मूर्खता की कोई जगह नहीं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने आदेश दिया, कल मैं इस पोशाक में नगर भ्रमण करूंगा। अगले दिन अकबर ने अदृश्य कपड़े पहन लिए। दरअसल वो वस्त्रहीन थे, केवल आभूषण और मुकुट पहने हुए। दर्जी ने नाटकीय अंदाज में कपड़े पहनाने का अभिनय किया। अकबर हाथ हिलाते सीना तानकर नगर में निकले। लोग रास्ते में खड़े थे। उन्हें देखकर लोग हैरान हुए, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब सोचते, अगर मैंने कह दिया कि कपड़ा नहीं दिख रहा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। इसलिए सब चिल्लाने लगे, वाह क्या शाही पोशाक है, जहां पनाह की शान ही निराली है। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन हंसी अंदर ही अंदर दब रही थी। अचानक भीड़ में से एक मासूम बच्चे ने ऊंची आवाज में कहा, अरे बादशाह तो नंगे हैं। पूरा नगर सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी, सचमुच कपड़े तो हैं ही नहीं, ये तो दर्जी ने सबको मूर्ख बनाया। अकबर का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत महल लौटे। अकबर गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने दर्जी को बुलाकर कहा, दुष्ट, तूने हमें मूर्ख बनाया। दर्जी डरते हुए बोला, जहां पनाह मैंने तो वही किया जो कहा था। कपड़ा तो बुद्धिमान और सच्चे लोग ही देख सकते थे। अगर किसी को नहीं दिखा तो इसमें मेरी क्या गलती? दरबार खामोश था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, क्या मैं दर्जी से एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर ने इशारा किया। बीरबल बोले, दर्जी मियां बताइए, अगर ये कपड़ा सचमुच इतना अद्भुत है तो आपने खुद इसे क्यों नहीं पहना? क्यों न हम देखें कि दर्जी पर यह अदृश्य कपड़ा कैसा लगता है। दर्जी पसीना पसीना हो गया। हुजूर, मैं तो दर्जी हूं, मेरा काम दूसरों को पहनाना है। बीरबल हंसकर बोले, नहीं नहीं, अगर कपड़ा मूर्खों और झूठों को नहीं दिखता तो आप पर पहनाने से साबित हो जाएगा कि दरबार में कौन झूठा है और कौन बुद्धिमान। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। हाँ, दर्जी को तुरंत ये अदृश्य कपड़े पहनाए जाएं। सच्चाई का पर्दाफाश। दर्जी भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया और तब सच्चाई सबके सामने आ गई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, ये दर्जी लोगों की कमजोरी पर खेल रहा था। हर कोई मूर्ख कहलाने से डरता है, हर कोई झूठा साबित होने से बचना चाहता है। इसी डर का फायदा उठाकर इसने सबको धोखा दिया। अकबर ने गुस्से से दर्जी को दंड देने का आदेश दिया, मगर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे सजा जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही पूरा नगर ये सबक भी सीखे कि बिना सोचे समझे भीड़ का अनुसरण करना मूर्खता है। दर्जी को राज्य से निकाल दिया गया और अकबर ने ऐलान किया, आज से मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी बात खुलकर कहेगा। अगर बादशाह भी नंगे हों तो सच बोलने से न डरे। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह कपड़े चाहे अदृश्य हो या दिखाई देने वाले, सच्चाई को छुपाना कभी मुमकिन नहीं। झूठ के धागे जल्दी टूट जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समाज में अक्सर लोग भीड़ के साथ बह जाते हैं, लेकिन सच्चा साहस वही है जो बिना डर के सच बोल दे। अगली नई कहानी। 3 दरबारियों ने मिलकर बीरबल को धोखा देने की कोशिश की। दरबार हमेशा की तरह भव्यता से सजा हुआ था। संगमरमर की फर्श पर सूरज की किरणें पड़कर चमक रही थीं और सोने के झाड़फानूसों की रोशनी उस चमक को और दोगुना कर रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर वही मिश्रित भाव, गंभीरता भी और शरारत भी। उनके इर्द गिर्द दरबारी बैठे थे, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई गहरी सोच में डूबा था। मगर उस दिन 3 दरबारियों की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी, शरारत और चालाकी की। ये 3 दरबारी जो अक्सर बीरबल की अक्लमंदी से जलते रहते थे, आज आपस में मिले और सोचा कि क्यों न इस बार बीरबल को मात दी जाए। वो अक्सर अकबर की हर मुश्किल का हल निकाल देता था और उसका नाम इतनी इज्जत से लिया जाता था कि बाकी दरबारियों की छाया भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। उनमें से एक बोला, भाइयों, अगर हम तीनों मिल जाएं तो बीरबल को मूर्ख बना सकते हैं। अकेले में कोई कोशिश करे तो वो बच निकलता है, मगर 3 तरफ से एक साथ चाल चली जाए तो शायद वो भी फंस जाए। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मगर चाल कैसी होनी चाहिए? तीसरा दरबारी जो सबसे ज्यादा चालाक माना जाता था, बोला, हम सब मिलकर एक ही झूठ रचेंगे और उस झूठ को इस तरह पेश करेंगे कि सच लगे। अगर 3 दरबारी एक ही बात कहेंगे तो बादशाह भी मान लेंगे कि बीरबल गलत है, और अगर बीरबल ने विरोध किया तो वो अकेला पड़ जाएगा। बाकी दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन दरबार में जब अकबर बैठे, तीनों दरबारी आगे आए और सलाम ठोककर बोले, जहां पनाह, हम आपके सामने एक अजीब बात पेश करना चाहते हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, कहो, क्या बात है? पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमने बीरबल को कल रात दरबार के बाग में एक अनजान आदमी से मिलते देखा। वो उसे कुछ सोने के सिक्के दे रहा था। अकबर की भौहें तन गई। दूसरे ने तुरंत बात पकड़ी, जी हां हुजूर, मैंने भी अपनी आंखों से देखा। बीरबल ने उन सिक्कों को अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। तीसरे ने और रंग चढ़ाते हुए कहा, हुजूर, इतना ही नहीं, मैंने साफ साफ सुना कि वो अनजान आदमी कह रहा था, ये सिक्के उस राज को छुपाने की कीमत हैं, और बीरबल ने हामी भी भरी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल की ओर सबकी नजरें उठीं। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये कैसी बातें सुन रहे हैं हम? क्या तू रिश्वत लेता है? बीरबल शांत भाव से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। जहां पनाह, जो दरबारी आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। मैंने न तो किसी से सिक्के लिए न किसी राज को छुपाया। दरबारियों ने जोर से कहा, झूठ? अगर 3 दरबारियों ने एक ही बात देखी और सुनी है तो क्या ये सब झूठे हैं? अब मामला गंभीर था। अकबर सोच में पड़ गए। अगर 3 दरबारियों ने एक जैसी गवाही दी है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मगर बीरबल की ईमानदारी पर अकबर को गहरा भरोसा भी था। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें सच्चाई चाहिए। अगर तू निर्दोष है तो सबूत पेश कर। बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी झूठ को खुद ही अपनी गर्दन फंसानी पड़ती है। अगर इजाजत हो तो मैं कल दरबार में इन तीनों दरबारियों की सच्चाई सामने रख दूंगा। अकबर ने हामी भर दी।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने योजना बनाई। उसने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसे पानी से भरवा दिया। फिर तीनों दरबारियों को बुलाकर कहा, आप तीनों कहते हैं कि मैंने किसी अजनबी से सोने के सिक्के लिए। अब मैं एक परीक्षा लूंगा। इस बर्तन में सच और झूठ का पानी है। जो सच बोलेगा पानी उसे नुकसान नहीं करेगा, मगर जो झूठा होगा उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। दरबारियों ने सोचा, ये तो बस डराने की चाल है। पानी भला चेहरे का क्या बिगाड़ेगा? पहले दरबारी ने हाथ धोया और चेहरा छुआ। चेहरे पर कुछ न हुआ। भीड़ बुदबुदाई। फिर दूसरे ने किया, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ। तीसरे ने भी हाथ लगाया और कुछ नहीं हुआ। दरबारियों ने अकबर की ओर देखकर कहा, हुजूर देखिए, हम सच कह रहे थे, बीरबल ने झूठ बोला है। अकबर उलझन में थे। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह अब मेरी बारी है। बीरबल ने पानी से चेहरा धोया। अचानक पानी की सतह पर चमकदार सोने जैसे रंग की झिलमिलाहट दिखाई दी। लोग दंग रह गए। बीरबल ने कहा, ये रंग इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई मेरे साथ है। झूठ कभी चमकता नहीं, मगर सच हमेशा उजाला बिखेरता है। फिर उसने अकबर से कहा, जहां पनाह असली परीक्षा अब होगी। इन तीनों दरबारियों से पूछिए कि उस अनजान आदमी का चेहरा कैसा था जिसने मुझे सिक्के दिए। अकबर ने आदेश दिया। पहले दरबारी ने कहा, उसकी दाढ़ी लंबी थी। दूसरे ने कहा, नहीं, उसकी तो मूछें बड़ी बड़ी थीं। तीसरे ने कहा, नहीं हुजूर, उसका तो चेहरा ही बिल्कुल बिना दाढ़ी मूछ का था। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह अगर सच होता तो तीनों एक जैसी बात कहते। झूठ की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, हर आदमी अलग अलग रंग चढ़ाता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि दिमाग की धार तलवार से भी तेज होती है। उन्होंने उन तीनों दरबारियों को दंड दिया और ऐलान किया, जो भी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा असल में खुद अपनी इज्जत खोएगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, मगर मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब नहीं हुई। कहानी यहीं पूरी हुई, मगर दरबार में सबक छोड़ गई। झूठ चाहे 3 हो या 13, सच अकेला ही उन्हें मात दे देता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जुलाहा जिसने कहा, मेरे करघे से निकलने वाला धागा झूठ पकड़ लेता है। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार, जहां अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठते थे, हमेशा की तरह उस दिन भी सज-धज कर चमक रहा था। दरबारियों की पंक्तियां लगी थीं, किसी के चेहरे पर गंभीरता, किसी पर चापलूसी और किसी पर खामोशी का नकाब। अकबर की आदत थी कि वे अजबगजब लोगों की फरियाद सुनते और दरबार को विचार और हंसी का मंच बना देते। मगर उस दिन दरबार में जो शख्स आया, उसने ऐसा दावा कर दिया कि सभी हैरत में पड़ गए। वो आदमी लंबा चौड़ा, सांवला सा जुलाहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास। हाथ जोड़कर सलाम ठोकते हुए बोला, जहां पनाह, मैं एक साधारण जुलाहा हूं, मगर मेरा करघा साधारण नहीं। उससे जो धागा निकलता है वह झूठ पकड़ लेता है। अगर कोई झूठ बोले और उस धागे को छुए तो धागा उलझकर टूट जाएगा, लेकिन अगर कोई सच बोले तो धागा और भी मजबूत होकर चमक उठेगा। दरबारियों ने पहले तो एक दूसरे को देखा, फिर हंसी दबा ली। कुछ तो ठठाकर हंस भी पड़े। एक दरबारी बोला, हुजूर, ये आदमी हमें मूर्ख समझ रहा है। धागा भी कभी झूठ पकड़ सकता है। दूसरा बोला,
अगर ऐसा होता तो हमारे पूरे राज्य की अदालतें खाली हो जाती। बस धागा पकड़ो और सच झूठ का फैसला हो जाए। मगर अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने उस जुलाहे से कहा, तेरी बात अजीब है, मगर अगर सच है तो राज्य के लिए बड़ी नेमत होगी। क्या तू हमें इसका सबूत दे सकता है? जुलाहा आत्मविश्वास से बोला, जहां पनाह, क्यों नहीं। मैं अपना करघा यहीं दरबार में लगा दूंगा और आप जिसे चाहें उसकी परीक्षा करा सकते हैं। करघे का तमाशा। अगले दिन जुलाहा अपना बड़ा करघा लेकर दरबार में पहुंचा। लकड़ी की खटखटाहट और ताना बाना मिलाते हुए उसने धागा निकालना शुरू किया। धागा चमकदार और मुलायम लग रहा था। जुलाहा बोला, हुजूर, जो भी झूठ बोलेगा इस धागे के संपर्क में आते ही यह उलझ जाएगा, और सच बोलने वाला इसे छुएगा तो यह और मजबूत हो जाएगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखना भाई, अब मजा आएगा। अगर धागा सच में झूठ पकड़ ले तो कितनों की पोल खुलेगी। अकबर ने उत्साह से कहा, ठीक है, पहले मैं ही इसकी परीक्षा करता हूं। उन्होंने कहा, मैं अकबर हूं, इस साम्राज्य का बादशाह। क्या यह सच है या झूठ? अकबर ने धागे को छुआ। धागा और चमकने लगा। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। फिर एक मंत्री से कहा गया, तू कह, तेरे पास कितने रुपए हैं? मंत्री ने डरते हुए कहा, हुजूर, मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। धागे को छूते ही वह उलझकर टूट गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर गरजे, झूठ बोलता है, तेरे पास जरूर इससे ज्यादा होगा। मंत्री पसीना पसीना होकर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, माफ कीजिए, सचमुच मेरे पास 300 सिक्के हैं। अब धागे ने चमकना शुरू कर दिया। पूरा दरबार अवाक रह गया। बीरबल की शंका। सभी दरबारी जुलाहे की वाहवाही करने लगे, मगर बीरबल चुप थे। वो धागे को ध्यान से देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तेरा क्या कहना है? ये जुलाहा तो सचमुच कमाल का हुनर लाया है। बीरबल ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, चमत्कार से ज्यादा मुझे चालाकी की बू आ रही है। झूठ पकड़ने वाला धागा अगर इतना आसान होता तो इंसानों की समझदारी की कोई कीमत ही न रहती। अकबर बोले, मतलब तू कहता है कि ये धोखा है? बीरबल ने उत्तर दिया, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरी राय में हमें इसे और परखना चाहिए। जुलाहे का घमंड। जुलाहा बीरबल की ओर देख मुस्कुराया। वजीर आजम साहब, लगता है आपको मेरी कला पर शक है। चलिए, आप ही परीक्षा कर लीजिए। कुछ ऐसा बोलिए जो आपके दिल में हो और फिर धागा छुइए। अगर धागा टूट गया तो मैं मान लूंगा कि आप झूठे हैं। दरबारियों ने हाहा की आवाजें निकाली। सबको मजा आ रहा था कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं कहता हूं कि मैंने आज सुबह खाना नहीं खाया। उन्होंने धागे को छुआ। धागा टूट गया। दरबार में शोर मच गया। देखो देखो, बीरबल भी झूठ बोलते हैं, आज पकड़े गए। अकबर की आंखों में भी हैरत थी। बीरबल, तूने झूठ क्यों बोला? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो सच्चाई है कि मैंने आज सुबह व्रत रखा था। मैंने सचमुच खाना नहीं खाया। जुलाहा हंस पड़ा। हुजूर, ये देखिए, धागे ने बीरबल का झूठ पकड़ लिया। बीरबल का दिमाग चलता है। बीरबल अब सोच में पड़ गए।
ये धागा टूट कैसे गया जबकि मैंने सच कहा था? इसमें जरूर कोई चाल है। उन्होंने जुलाहे से कहा, ठीक है, कल मैं खुद इस करघे की देखरेख करूंगा, फिर देखेंगे कि धागा किस तरह झूठ पकड़ता है। अकबर ने हामी भर दी। रात की गुत्थी। रात को बीरबल चुपके से जुलाहे के कमरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि जुलाहा धागे में कोई रसायन मिला रहा है। असल में धागे पर एक पतला सा गोंद लगाया जाता था जो छूने पर टूट जाता, मगर जुलाहा लोगों की बातों को ध्यान से सुनता और अपने हिसाब से धागे को या तो मजबूत छोड़ता या कमजोर बना देता। मतलब यह पूरी चालाकी उसकी आंखों और कानों की थी, धागे की कोई शक्ति नहीं। बीरबल ने यह राज समझ लिया और मुस्कुराए। अगली सुबह का तमाशा। अगले दिन दरबार भरा। बीरबल ने ऐलान किया, जहां पनाह, आज हम सबको साबित करेंगे कि जुलाहा हमें बेवकूफ बना रहा है, मगर इसके लिए एक अलग तरीका अपनाएंगे। आज हम सब एक साथ सच और झूठ बोलेंगे। जुलाहा सक्काया। बीरबल ने कहा, मैं सबसे पहले कहता हूं कि मैं बीरबल हूं और झूठा हूं। ये एक विरोधाभास था। अगर धागा सच माने तो झूठ साबित होगा और अगर झूठ माने तो सच साबित होगा। बीरबल ने धागे को छुआ। धागा उलझकर टूट गया। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल हंसकर बोले, देखा, यह धागा नहीं बल्कि जुलाहा तय करता है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। असली करघा इसका कान और दिमाग है, धागा तो बस बहाना है। अकबर गरजे, जुलाहा, तूने हमें धोखा दिया। जुलाहा कांपने लगा। हुजूर, मैं तो बस अपना हुनर दिखाना चाहता था। सब मेरी तारीफ करें, यही चाहता था। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह हमें एक बड़ी सीख देता है। समाज में अक्सर लोग ऐसी चीजें गढ़ लेते हैं जिन पर लोग आंख मूंदकर यकीन कर लेते हैं, मगर असली सच्चाई को परखने के लिए दिमाग और तर्क की जरूरत होती है, न कि किसी अद्भुत धागे या करघे की। अकबर ने आदेश दिया कि जुलाहे को उचित दंड दिया जाए ताकि कोई और जनता को इस तरह धोखा देने की कोशिश न करे। कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और झूठ का फैसला किसी जादुई वस्तु से नहीं बल्कि इंसान की अक्ल और विवेक से होता है। जो भी हमें आंख मूंदकर विश्वास दिलाने की कोशिश करे, उससे सावधान रहना चाहिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दर्जी जिसने कहा, मेरे टांके बादशाह के फैसले से भी सीधे हैं। दरबार में उस दिन बड़ी हलचल थी। वजह थी एक नया दर्जी जो अपने हुनर को लेकर दिल्ली से सीधे आगरा तक चर्चा में था। उसका नाम था शमशेर। लोग कहते थे कि उसके हाथ की सुई मानो कोई जादू कर देती है। कपड़ा चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, धागा चाहे उलझा हुआ हो, वह ऐसे टांके लगाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब उस दर्जी ने बाजार में खड़े होकर ऐलान किया, मेरे टांके इतने सीधे हैं कि उनसे भी ज्यादा सीधी कोई चीज है तो वो है खुद बादशाह अकबर का फैसला। बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरे टांके बादशाह के फैसले से भी सीधे हैं। ये सुनते ही हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, अरे ये तो गुस्ताखी है। किसी और ने फुसफुसाकर कहा, अगर अकबर बादशाह तक ये खबर पहुंची तो दर्जी की खैर नहीं। और जैसा होता है, दरबार में चुगलखोर दरबारी इस खबर को उड़ाकर बादशाह तक ले ही गए। अकबर बादशाह ने जब सुना तो उनकी भौहें तन गईं। क्या एक दर्जी मेरी इंसाफ की मिसाल से अपने टांके ऊपर बता रहा है? इसे दरबार में पेश करो। दूसरे ही दिन शमशेर दरबार में बुला लिया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया।
हाथ में अपनी सुई और धागे की छोटी थैली भी थी। चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, दर्जी, क्या तूने ये कहा है कि तेरे टांके मेरे फैसलों से भी सीधे हैं? शमशेर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह मैंने पूरे होशोहवास में कहा है, और अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं इसे साबित भी कर सकता हूं। दरबार हंसी और हैरानी से गूंज उठा। किसी ने कहा, ये तो अक्ल से पैदल है। किसी और ने कहा, इतना घमंड किसी दर्जी में पहली बार देखा। मगर अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वे बोले, ठीक है, अगर तू इसे साबित कर देगा तो हम तुझे इनाम देंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो तेरी जुबान काट दी जाएगी। शमशेर बिना डरे बोला, हुजूर, मैं तैयार हूं। अब दरबार में बीरबल की ओर सबकी नजर गई, क्योंकि जब भी कोई अजीबोगरीब दावा होता तो उसे परखने की जिम्मेदारी बीरबल पर ही आती थी। अकबर ने भी बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, देखो तो ये दर्जी किस तरह अपने टांकों को हमारे फैसलों से भी सीधा साबित करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर दर्जी को देखा। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब आत्मविश्वास था। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, दर्जी को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये खेल सबके सामने हो ताकि दरबार को भी मजा आए। अकबर ने हामी भरी। दूसरे दिन खास इंतजाम किया गया। दरबार के बीचों बीच लंबा सफेद कपड़ा फैलाया गया। दर्जी को कहा गया कि वह उस पर टांके लगाए और अपने हुनर को साबित करे। शमशेर ने धागा पिरोया, सुई उठाई और कपड़े पर सिलाई शुरू की। उसके टांके वाकई अद्भुत थे, सीधी लकीर पर चलते हुए जैसे कोई राजा सड़क बनवा दे। कोई टेढ़ापन, कोई खामी नहीं। दरबारी दंग रह गए। वाह, कमाल है, सचमुच इसके टांके तो नापजोख की तरह सीधे हैं। शमशेर ने सिलाई पूरी की और अकबर की ओर देखा। हुजूर, देख लीजिए, जैसे आपके फैसले कभी डगमगाते नहीं, वैसे ही मेरे टांके भी टेढ़े नहीं होते। बल्कि मैं कहूंगा कि मेरे टांके आपकी इंसाफ की रेखा से भी ज्यादा सीधे हैं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अब सबकी निगाह बीरबल पर थी। बीरबल ने धीरे धीरे खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, दर्जी का हुनर तो बेमिसाल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने जो तुलना की है उसमें मुझे थोड़ी गलती नजर आ रही है। अकबर ने पूछा, क्या गलती? बीरबल बोले, सीधी रेखा बनाना तो आसान है दर्जी साहब, पर असली मुश्किल तो वहां होती है जहां रेखा टेढ़ी करनी पड़े पर फिर भी सही साबित हो। बादशाह का फैसला हमेशा न्याय के हिसाब से होता है। कई बार फैसले में मोड़ होते हैं, कई बार पेच होते हैं, कभी कठोर कभी नरम, लेकिन अंत में वह सही निकलता है। आपके टांके भले ही सीधे हों, मगर उनमें वो बुद्धिमानी और न्याय कहाँ जो बादशाह के फैसले में है। दर्जी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन हुजूर, जो टेढ़ापन है ही नहीं, उसकी क्या जरूरत? बीरबल मुस्कुराए। मान लो किसी कपड़े में गोलाई सिलनी हो तो क्या तुम सीधी रेखा से सिल दोगे? नहीं, वहां तुम्हें टेढ़ा टांका ही लगाना पड़ेगा, और अगर तुम उसे सही जगह न लगाओ तो कपड़ा खराब हो जाएगा। वैसे ही इंसाफ में भी हालात के हिसाब से मोड़ आते हैं। बादशाह का फैसला हर हालात में फिट बैठता है। तुम्हारे टांके सिर्फ तब तक सही हैं जब तक कपड़ा सीधा है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। वाह बीरबल,
तूने फिर साबित कर दिया कि दिमाग की सिलाई सुई धागे से कहीं बड़ी चीज है। शमशेर झेंप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बीरबल ने मेरी अक्ल खोल दी। मेरे टांके भले ही सीधे हों, मगर उनसे बड़ा सीधा रास्ता आपके फैसलों से ही निकलता है। अकबर ने उसे माफ कर दिया और साथ ही इनाम भी दिया। तेरी कला अद्भुत है, मगर याद रख, तुलना सोच समझकर करनी चाहिए। कहानी से सीख। घमंड में अक्सर इंसान अपने हुनर को सबसे बड़ा समझ लेता है, लेकिन असली बुद्धिमानी यही है कि हर कला का अपना महत्व है और हर स्थिति में अलग पैमाना चाहिए। सीधा रास्ता हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी टेढ़े मोड़ ही इंसाफ को मुकम्मल बनाते हैं। अगली नई कहानी, बीरबल और वो व्यापारी जिसने अपने ही तौल से बाजार हिला दिया। आगरा की एक ठंडी सुबह थी। बाजार में चहल पहल अपने चरम पर थी। मसालों की महक, मिठाइयों की खुशबू और कपड़ों की चमक-दमक लोगों को आकर्षित कर रही थी। व्यापारी अपने अपने दुकान पर ग्राहकों को लुभाने में लगे थे, लेकिन उसी भीड़ में एक नया व्यापारी आया जिसने आते ही पूरे शहर में हलचल मचा दी। उस व्यापारी का नाम था सेठ श्यामलाल। उसके आने का अंदाज ही निराला था। उसने अपनी दुकान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, ईमानदार तौल, जो चाहो तोल लो। लोग चौंक गए। उस समय अधिकांश व्यापारी तौल में हेरफेर करते थे, कहीं बाट हल्के, कहीं तराजू झुका हुआ। लेकिन श्यामलाल खुलकर कह रहा था, जितना मांगो उतना ही तौल मिलेगा। पहला हंगामा। लोग भी परखने लगे। एक ग्राहक ने कहा, भैया जरा 1 किलो चावल तौल दो। श्यामलाल ने मुस्कुराकर तौला और तराजू में एकदम सही 1 किलो निकला। ग्राहक ने जांच भी किया। सब दंग रह गए। दूसरा ग्राहक बोला, जरा आधा किलो चीनी तौलो। फिर वही हुआ, बिल्कुल सटीक तौल। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़े ही दिनों में श्यामलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। पुराने व्यापारी बौखला उठे। उनकी बिक्री कम होने लगी। दरबार में शिकायत। आखिरकार कुछ बड़े व्यापारी अकबर के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचे। हुजूर, एक व्यापारी ने कहा, ये नया व्यापारी हमें बर्बाद कर देगा। ये छल से काम कर रहा है, इसकी चालाकी पकड़िए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कैसी चालाकी? दूसरा व्यापारी बोला, हुजूर, ये कहता है कि इसका तौल कभी गलत नहीं होता, जबकि असल में ये कोई जादू टोना करता है, वरना इतनी ईमानदारी आज तक किसी व्यापारी में नहीं देखी गई। अकबर हंस पड़े। तुम्हें तो ईमानदारी पर भी शक है। लेकिन शिकायत बार बार आने लगी। तब अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में बुला, कल उसकी परीक्षा होगी। व्यापारी दरबार में। अगले दिन श्यामलाल दरबार में पहुंचा। सादी सफेद धोती, माथे पर चंदन और चेहरे पर आत्मविश्वास। अकबर ने पूछा, सेठ, ये कैसा दावा है कि तुम्हारा तौल कभी गलत नहीं होता? श्यामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे तराजू और बाट जैसे हैं, वैसा ही दिखाते हैं। अगर गलती हो तो सिर झुकाकर सजा स्वीकार करूंगा। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, यह बहुत चालाक लगता है। तो कोई बोला, देखना कहीं कोई भेद न निकल आए। बीरबल की एंट्री। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हें इसका सच सामने लाना है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्चाई पता लगाने का सबसे आसान तरीका है, व्यापारी को खुद तौलने का मौका दीजिए, लेकिन शर्तें हम तय करेंगे।
अकबर ने हामी भरी। अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दरबार में आदेश दिया, एक बड़ा तराजू लाओ। तराजू लाया गया। बीरबल बोले, सेठ जी, अब आपको अलग अलग चीजें तोलनी होंगी, लेकिन बाट हम देंगे। सब व्यापारी खुश हो गए, अब पकड़ में आएगा। पहले बीरबल ने लकड़ी का टुकड़ा बाट बनाकर दिया, इसे आधा किलो मानकर तौलो। श्यामलाल ने बिना हिचक तौला और आश्चर्य एकदम सही निकला। फिर बीरबल ने पत्थर उठाकर कहा, इसे 1 किलो मानकर तौलो। फिर वही नतीजा, तौल एकदम ठीक। दरबार में सनसनी फैल गई। राज खुला। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसका राज बहुत सरल है। यह व्यापारी अपने बाटों में कोई चालाकी नहीं करता। ये तराजू का बाट गिनती से नहीं, सटीक वजन से बनवाता है। इसके पास जो बाट हैं, वे लोहे की नहीं बल्कि कांसे और पीतल के बने हैं, जिन्हें यह समय समय पर पानी में डुबोकर परखता है। इसलिए इसका तौल कभी गलत नहीं होता। अकबर ने कहा, तो ये जादू नहीं, ईमानदारी है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है। यही वजह है कि इसका तौल सब पर भारी पड़ता है। दरबारियों की शिकस्त। वो व्यापारी जो शिकायत लेकर आए थे, अब चुप हो गए। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक ईमानदार व्यापारी को जादूगर कहकर बदनाम करते हो। जाओ, अब से बाजार में ऐसा कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अकबर ने श्यामलाल को बाजार का सरपंच बना दिया और आदेश दिया कि उसके तरीके से ही पूरे शहर में तौल होना चाहिए। श्यामलाल झुककर बोला, जहां पनाह, मैं बस यही चाहता हूं कि हर ग्राहक मुस्कुराकर घर जाए। यह सुनकर बीरबल बोले, जहां पनाह, ये घटना हमें यही सिखाती है कि ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो अकेले पूरे बाजार का संतुलन बदल सकती है। झूठ और धोखा थोड़े समय तक चल सकता है, पर सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। अकबर ने हंसकर कहा, सचमुच बीरबल, लगता है आज दरबार में भी तराजू का पलड़ा ईमानदारी के पक्ष में झुक गया। ईमानदारी कभी भी पुरानी नहीं होती। चाहे दुनिया कितनी भी चालाकियां कर ले, सच्चाई का वजन हमेशा सबसे भारी होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो फकीर जिसने बादशाह से अपनी टोपी का कर मांगा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में हमेशा की तरह बैठे थे। दरबारी कवि चापलूसी के नए नए शेर सुना रहे थे, कोई मंत्री अपनी नीतियों का गुणगान कर रहा था और कोई दरबारी अपने खर्चे का हिसाब उल्टा पुल्टा कर सम्राट को खुश करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही में दरबार का माहौल थोड़ा सा उबाऊ और औपचारिक हो गया। तभी किले के दरवाजे से एक अजीबोगरीब वेशभूषा वाला फकीर अंदर आया। उसके सिर पर फटी पुरानी लेकिन बेहद तिरछी पड़ी हुई टोपी थी, जिसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो टोपी कई पीढ़ियों से धुलने का नाम ही नहीं ली थी। वो फकीर दरबार में आते ही अकबर के सामने झुककर बोला, हुजूर, मैं आपके न्याय और उदारता की मिसाल सुनकर यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं आपकी दानशीलता नहीं बल्कि न्याय की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर मुस्कुराए, फकीर, परीक्षा तो हम रोज ही देते रहते हैं। तू बता, तेरा मसला क्या है? फकीर ने हाथ उठाकर अपनी टोपी दिखाई और बोला, जहांपना, इस टोपी का कर आप पर बकाया है। दरबार एक पल को हक्का बक्का रह गया। सब दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे। कोई बोला, टोपी का भी कर होता है क्या? तो कोई बोला, अरे ये फकीर तो दीवाना है। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ये कैसी बात है भला? तेरी टोपी का कर मुझ पर क्यों?
फकीर बोला, हुजूर, ये टोपी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे अस्तित्व का प्रतीक है। मैं इसके नीचे जीता हूँ, सोता हूँ, धूप से बचता हूँ और इसे ताज की तरह पहनता हूँ। और इस टोपी को मैं आजादी की छतरी कहता हूँ। चूंकि मैं आपकी सल्तनत में रहता हूँ तो मेरे हर सामान पर कर बनता है। फिर इस टोपी का कर क्यों नहीं? और अगर कर बनता है तो उसे वसूल करना